नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त अवध शुक्ला। आज एक दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूं दोबारा से अपने चैनल पर और आज मैं फिर से एक XUV 700 का ऑनरशिप रिव्यू देने वाला हूं। एक हमारे फ्रेंड है जिन्होंने XUV 700 ली थी, काफ़ी अच्छा ड्राइव कर चुके हैं हाईवे पर और थोड़ा हिल्स में भी, लोकल सिटी में भी, हर तरह का उनका एक्सपीरियंस है। सर्विस भी करा चुके हैं। तो आज ओवरऑल महिंद्रा की सर्विसेज के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा बहुत ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे और गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में जानने से पहले उस शख्स से मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया है, जो हमारे मित्र हैं, और उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। तो आइए सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम कुशाग्र है और आप करते क्या है कुशाग्र? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं बैंगलोर में जॉब करता हूँ एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। जी जी। और मैं ट्रैवल करता रहता हूँ बिटवीन बैंगलोर लखनऊ। XUV ही चलाता हूँ। मेरा टोटल रन अराउंड 12-13 हज़ार का हो चुका है, जिसमें से 50-50 हाफ हाईवे और हाफ सिटी में रहा है। गाड़ी के संग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मैंने इसको हिल्स में वायनाड लेके गया हूँ। बैंगलोर से लखनऊ किया जो कि 2002 दिन में, और वापस लखनऊ से बैंगलोर भी किया जो कि 2002 दिन में। तो मेरी हर सिटी में गाड़ी चलती है। और मैं दिल्ली लेके गया हूँ और उसके बाद और मैं इसको बैंगलोर के अराउंड भी सिटी में बहुत चलाया हूँ। ऑफिस इसी से जाता हूँ, ट्रैवल इसी से करता हूँ। मतलब यही एक गाड़ी है जो हर जगह आप यूज करते हैं? हाँ जी, मेरी एक ही गाड़ी है जो कि हर जगह चलती है। बाइक सिर्फ अंडा और चाय लेने के लिए जाया जाता है। बाकी सबके लिए यही गाड़ी है। कैसा मतलब ओवरऑल ड्राइविंग के ऊपर आप कैसे रेटिंग करेंगे? अगर मैं पूछूं कैसी लगी परफॉर्मेंस वाइज, पिकअप, पावर, सस्पेंशन, अगर इन सब चीजों के बारे में पूछूं तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं 10 में से रेटिंग देना चाहूंगा तो 8 की दूंगा। अच्छा। जो मैं 2 पॉइंट काटूंगा, एक थोड़ा सा सस्पेंशन वगैरह को लेके काटूंगा और एक थोड़ा सा सर्विस को लेके काटूंगा। अदर सस्पेंशन में क्या प्रॉब्लम लगी? तो सस्पेंशन में एक्चुअली वैसे देखा जाए हाईवे पे इस गाड़ी की कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर। मगर व्हेन इट कम्स टू कि आप जो सिटी में चला रहे हो, जैसे बैंगलोर में पॉट होल ज्यादा हैं, गाड़ी गड्ढे वड्ढों में ज्यादा जाती है। तो एक तो पहले सस्पेंशन नॉइज है जो कि आई थिंक काफी कॉमन लोगों ने बताई है, मगर जो अदर प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ कि वो झटके बहुत आते हैं गाड़ी में। अच्छा। अगर ज्यादा मतलब डीप है गड्ढा तो आपको अंदर गाड़ी में फील होता है बिल्कुल स्मूथ, ये नहीं कि एकदम। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अगर आप पानी का ग्लास रखोगे तो अंदर गिर जाएगा, ऐसा नहीं है कि रहेगा। ओके। तो चलिए, ये ओवरऑल इन्होंने बताया इसके कुछ बेनिफिट्स और कुछ गाड़ी की कमियां, और अब सीधे हम गाड़ी के अंदर चलेंगे। गाड़ी नहीं दिखाने वाला आज, कुछ चीज़ें इन्होंने कस्टमाइज़ कराई है बहुत अच्छी, वो मैं ज़रूर गाड़ी में दिखाऊंगा। पर 700 का मैं ओवरव्यू इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं अपनी पिछली कई सारी वीडियो में मैं 700 दिखा चुका हूँ। आज हम बात सिर्फ और सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही करने वाले हैं। सीधे अंदर चलेंगे, वहाँ थोड़ी बहुत इनसे बात करेंगे और थोड़ा सा कुछ इन्होंने अलग से जो कराया है इंटीरियर में वो आपको दिखाऊंगा। तो आइए सर। तो अभी हम लोग गाड़ी के अंदर आ गए हैं और थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा बहुत और इनसे जानकारी लेते हैं कि पर्टिकुलर ये कौन सा वेरिएंट इन्होंने परचेज किया। तो सर हमारे दर्शकों को बताइए आपने कौन सा वेरिएंट लिया है? सो ये जो वेरिएंट है ये है AX7L और ये है डीजल वेरिएंट। और इसको लेने का रीजन ये था कि एक तो पहले गाड़ी इतनी डिमांड में है, और दूसरी चीज मेरा जो कलर है थोड़ा सा अलग टाइप का है। इट इज ब्लू इन कलर, जो कि महिंद्रा का एड कलर भी था। और इसको लेने का एक और रीजन था। मेरा फर्स्ट चॉइस वाज ब्लैक, बट इसको लेने का रीजन ये था कि और कहीं गाड़ी मिल ही नहीं रही थी, तो जितनी जल्दी जो गाड़ी मिल गई मैंने ली। अच्छा, तो ये बेसिकली आपने उस टाइम कॉम्प्रोमाइज किया था? हाँ, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है आपको, बिकॉज अगर आपको इतनी डिमांड वाली गाड़ी लेनी है तो आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, अभी जैसे आपने कुछ कमियां भी बताई गाड़ी का, एक थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन है कि कितने प्राइस ब्रैकेट में और इस सेगमेंट में अगर मैं कहूँ कि क्या और कोई प्रोडक्ट है जो लिया जा सकता है, कोई आप रिकमेंड कर उस टाइम भी, क्योंकि आपके माइंड में कुछ गाड़ियां रही होंगी कि आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, फिर आपने यही गाड़ी परचेस की, ऐसा क्यों? इसके 2-3 रीजन थे। तो मैंने 3 गाड़ियां कंसिडर की थी। एक थी MG की हेक्टर, जो कि मेरे को वो नहीं था कि जो मुझे 7 सीटर लेनी है, मुझे एक SUV लेनी थी जो कि एक अच्छी SUV हो, लग्जूरियस हो। तो मैंने ये XUV कंसिडर की थी, MG की हेक्टर कंसिडर की थी और टाटा सफारी कंसिडर की थी। बट एंड ऑफ द डे व्हेन इट केम कि जब मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, मैंने इसको इसलिए चूज किया। पहली चीज तो मैंने इसका जब टेस्ट ड्राइव लिया तो मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया कि मुझे और कोई गाड़ी नहीं। एक तो इसका स्टीयरिंग इतना इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है, इतना स्मूथ है, बहुत अच्छा है।
और दूसरी चीज अगर मैं कंपेयर करूं इसको टाटा से और MG से, तो उनमें इतने फीचर्स नहीं थे जितने इन्होंने उसमें फीचर्स डाल दिए। ओके। तो और प्लस एक तो और ड्राइव एक्सपीरियंस, पावर इसके टक्कर की किसी भी गाड़ी में नहीं है। 184 185 bhp आपको कोई गाड़ी नहीं देगी। कोई गाड़ी नहीं। और अगर आपको जैसे क्विक मूव ऑन चाहिए हाईवे पे, तो आप इस पे पूरा बिलीव करके आप एक एक्सेलेरेटर पे पैर मारेंगे तो आपको पावर मिलेगा। पावर मिलेगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब पावर मिलेगा, या आपको सोचना नहीं पड़ेगा दोबारा ओवरटेक करने का। तो जैसे मैं हाईवे पे बहुत गाड़ी चलाता हूँ, राइट। तो मुझे कहते हैं कि अगर सिंगल लेन हाईवे भी है, डबल लेन हाईवे भी है, तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता था कि अगर मुझे ट्रक से आगे निकालना है या 2-3 गाड़ियों से एक साथ भी आगे निकालना है, तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता। मतलब कॉन्फिडेंस आपका पूरा है इस गाड़ी की। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाईवे पे इसकी गाड़ी के ऊपर प्योर पूरा कॉन्फिडेंस है, और मतलब आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी ये गाड़ी। तो जैसा आपने बताया कि आपने ली तो टॉप मॉडल, उसके बावजूद भी कुछ इसमें आपने कस्टमाइजेशन कराई। हाँ, मैंने ज्यादा नहीं, देखिए इसमें 2 या 3 चीजें मिसिंग थी। एक था क्या बोलते हैं आपका ऑटो डिमिंग मिरर, एक था वेंटिलेटेड सीट्स, और बाकी एक एम्बिएंट लाइटिंग। सो वेंटिलेटेड सीट्स, और मैं क्योंकि बैंगलोर लखनऊ ट्रैवल करता रहता हूँ, और बैंगलोर का टेम्परेचर इतना गर्म नहीं है, तो मुझे वेंटिलेटेड सीट्स का इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं। और ऑटो डिमिंग इज समथिंग विच यू कैन स्टिल कॉम्प्रोमाइज विद, क्योंकि आपको अदरवाइज इतने फीचर मिल रहे हैं। और एम्बिएंट लाइटिंग नहीं थी, तो मैंने एम्बिएंट लाइटिंग जो है जाके दिल्ली में करोल बाग जाके, स्पेशली मैं इसी को लगवाने के लिए दिल्ली गया था कि मुझे एम्बिएंट लाइटिंग चाहिए, बिकॉज लखनऊ में अवेलेबल नहीं थी। तो मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में जाके एम्बिएंट लाइटिंग लगवाई विदाउट एनी, कहते हैं ना कि वो तार वार कुछ नहीं काटा उन्होंने, कपलर टू कपलर काम किया, सो दैट द वारंटी इज नॉट वॉइड। एट द सेम टाइम उन्होंने मतलब, और आपकी गाड़ी को ये बिल्कुल अलग सा ही लुक दे देता है। ये तो है, अंदर बैठकर अच्छी फीलिंग आ रही है। और कुछ आपने, मैंने सुना था कोई इस पे अलग से कोटिंग वगैरह भी कराई थी? हाँ, तो इसको एक और चीज जो मैंने कराई थी, वो कराई थी इस पे मैंने PPF। तो बहुत सारी वो है, क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा हाईवे पे ड्राइव करता हूँ, तो गिट्टियां विट्टियां सब उछल के गाड़ी पे लगती रहती है, तो उसके कारण स्क्रैचेस आ सकते हैं। वो प्लस आप अपनी गाड़ी धुलने में देते हो तो वो लोग स्वेल मार्क्स आ जाते हैं वगैरह वगैरह। तो उस केस में PPF वाज हेल्पफुल, एंड ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, थोड़ा मतलब अच्छा खासा पैसा लग जाता है, बट इट गिव्स कि आप जैसे अब आपको 5 साल बाद कल को गाड़ी बेचनी है, तो आपने बस वो PPF निकाली और आपकी गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गई, और आपको आपको अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं तो कुछ दाम तो आपका वो निकाल देगी। वैसे क्या आपका कितने पैसे लगे थे इसको? मैंने कुछ 80 से 90 हजार के बीच में खर्चा आया था PPF का मेरा। वो मैंने टॉप एंड वाली, ऑलमोस्ट टॉप एंड वाली PPF जो लखनऊ में अवेलेबल थी वो लगवाई थी। हाँ, अगर मैं चाहता तो 2.5-3 लाख वाला भी लगवा सकता था, बट वो वैल्यू फॉर मनी नहीं था। वैल्यू फॉर मनी नहीं, वर्थ नहीं है। हाँ जी, क्योंकि अब गाड़ी को अगर मैं पेंट कराने जाऊंगा, मेरी गाड़ी का पेंट हो जाएगा 50-60 हजार। करेक्ट। और अगर हम एक चीज और बात करें, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी है और माइलेज कैसी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो मेंटेनेंस तो ज्यादा नहीं है, मतलब कहा जाए तो हाँ, जो नॉर्मल आजकल कार्स की है उस हिसाब से इतनी बड़ी गाड़ी है, उसके हिसाब से इतनी मेंटेनेंस नहीं है। मगर अगर मैं माइलेज की बात करूं तो इसके 2-3 पहलू हो सकते हैं। अगर जैसे मैं बैंगलोर जैसी सिटी में चला रहा हूँ, तो बैंगलोर में जैसे ट्रैफिक ज्यादा रहता है, आइडलिंग ज्यादा करती है गाड़ी, तो माइलेज रिलेटिवली कम आता है, मुझे 8-8.5 के अराउंड ही मिलता है। अब जैसे अभी मैं लखनऊ आया हूँ, रोड चौड़ी है, ड्राइव करने को ज्यादा है, तो मुझे 10.5-11 तक, अभी भी आप देखेंगे तो लगभग 10.8 का दिखा रहा है। ठीक है, ये 11 आप देख सकते हैं, इसमें माइलेज अभी 10.8 की लखनऊ की सिटी ड्राइविंग में दिखा रहा है। एंड व्हाट अबाउट ऑन हाईवे पे इसका मतलब अगर आप देखिए, इज्जत से चलाते हैं गाड़ी का कि अगर आप मतलब 80 से 110 के बीच में चला रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं तो मैं 16 तक का माइलेज आपको ये दे देगी। अगर और आप तमीज से चलाते हैं, 80 से 100 के ऊपर नहीं जाते हैं, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि इससे 18 से ज्यादा नहीं मिलेगा। बट जैसे अब मैं बैंगलोर से आता हूँ, तो मेरे को 2 दिन में वो डिस्टेंस कवर करना होता है, तो मेरी स्पीड्स मतलब थोड़ी ज्यादा होती हैं, 140-150 नहीं, मगर हाँ 120 के अराउंड मैं कोशिश करता हूँ, 115 to 120 के बीच में अपना क्रूज कंट्रोल डाल देता हूँ, ADAS डाल देता हूँ, क्योंकि ADAS भी इनका बहुत अच्छा है, तो ADAS मैं डाल देता हूँ। तो जो है गाड़ी उस पे भी क्या बोलते हैं, मुझे 14 से 15 के अराउंड माइलेज दिया है मुझे गाड़ी। अच्छा, दिया है। और गाड़ी को आपने मैक्सिमम इसको कितनी स्पीड तक चलाई है? मैक्सिमम मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं फैमिली के संग ट्रैवल करता हूँ, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मैंने गाड़ी को 120, 130 के आसपास ही चलाया होगा। वो तब चलाया है जब
जिस हाईवे पे हम गए थे उस पे 120 या 100 अलाउड ही है। तो हाँ। जब आप हैदराबाद से नागपुर जाते हैं तो 80 से 100 किलोमीटर का एक स्ट्रेच पड़ता है जो कि 8 लेन है। ओके। और उसमें बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रहता। तो उस पे भी मैंने 120 125 के अराउंड 130 तक लेके गया हूँ, बट वो भी कुछ क्षणों के लिए कि जस्ट टू चेक कि हाँ भाई गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो कैसा स्टेबल थी गाड़ी, बट ऑफिस गाड़ी तो बिल्कुल स्टेबल, मतलब बिल्कुल जमीन से चिपक के चलती है। मतलब कि जो आप 500 और 700 में एक यही फर्क है ना कि आपको हेडरूम थोड़ा सा कम किया है। हाँ। बस उसके कारण एरोडायनेमिक्स गाड़ी का इतना अच्छा हो गया कि बॉडी रोल बहुत कम। बॉडी रोल इसमें बहुत कम है, ये आप सही कह रहे हैं। खैर चलिए, सही लगा। और गाइस ये सारी चीज़ें आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, शायद आपने ले रखी हो तो, और या आपने फ्यूचर का प्लान किया हो 700 लेने का, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। एक बार गाड़ी की हैंडलिंग भी मैं आपको स्टार्ट करके, बहुत हाई स्पीड में तो नहीं, पर हाँ थोड़ा सा इसको ड्राइव करके इसकी हैंडलिंग में आपको फील कराता हूँ कैसी है। सीट बेल्ट पहनिए। जी जी बिल्कुल। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट कर ली, थोड़ा ड्राइव कर रहे हैं। 30-35 आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक में होने के बाद भी वाकई में कोई 1% भी लैकिंग नहीं फील हो रही, एकदम से स्पीड गाड़ी ले रही है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ब्रेकर है, थोड़ा सा हमने ब्रेक लगाया, इसके बाद एक्सीलेशन लेंगे तो आप देख सकते हैं कि तुरंत पिकअप ले रही है गाड़ी की नहीं। अच्छा, ये यहाँ पर टर्निंग रेडियस भी देखने को आपको मिलेगा। ये देखिए काफ़ी शार्प टर्न था हमने लिया है, गाड़ी घूम गई, टर्निंग रेडियस भी ओवरऑल ठीक है। अब यहाँ आप देखिए हमने एक्सीलेशन किया है एकदम से, ये ओहो जूम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अरे बहुत बढ़िया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पिकअप बहुत शानदार होगा ही क्यों नहीं, 400 Nm का टॉर्क है, 185 bhp की पावर है तो बट ऑफिस है, और ट्रांसमिशन भी अच्छा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी चलने में कोई तकलीफ नहीं है। वही है कि छोटे मोटे निकनैक्स हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक महिंद्रा को जितनी जल्दी हो सके एड्रेस करने चाहिए। नहीं वो तो खैर करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ एक चीज मैं भी कहूंगा कि किसी भी ब्रांड की भी गाड़ी आप खरीद लोगे ना तो कुछ ना कुछ कमियां और कुछ ना कुछ उसके बेनिफिट्स हाथ में 19-20 का फर्क तो रहता ही रहता है। हाँ, 100% सब बात ठीक है, मगर आप ये सोचिए ना, जो बंदा गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहा है वो 30 लाख रुपीज इज अ वेरी गुड अमाउंट जो कि बंदा इन्वेस्ट कर रहा है। आप इसीलिए तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था कि आपने 700 ही क्यों ली, आपके दिमाग में और कौन कौन सी गाड़ियां थी, तो उसका आंसर तो आपने खुद ही दिया है। हाँ। नहीं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मगर वही है कि एक बार तो इंसान चाहता है कि जब इंसान अपने पैसे, ड्रीम कार होती है लोगों की। देखिए 700 को आते हुए अब इतना टाइम आ गया है कि कुछ अपडेट अब ये डाल सकते हैं, लाइक जो आपने बताया ना वेंटिलेटेड सीट एंड ऑल, ये तो अब इनको डालना ही चाहिए। बेशक ये प्राइस बढ़ाते हैं 10-50 लाख रुपए तक, जो बंदा 27 लाख 28 लाख कर सकता है वो 29 भी कर देगा। सही बात है। और मैंने आपको एक और बात मैं बताऊंगा मजे की, जिस दिन मेरी गाड़ी डिलीवर हुई थी उसके एक हफ्ते बाद गाड़ी का प्राइस 72,000 रुपए बढ़ गया। तो 72,000 आपको कम पड़े। सही है, देख रहे हैं आप लोग, काफी लकी है। तो सही है। जितनी वही मैं शूट कर रहा था कि जितनी जल्दी गाड़ी मिल जाए उतना अच्छा है मेरे लिए। मतलब अब आज की डेट में अगर ये कार परचेज करनी हो तो लाख रुपए के आसपास महंगी, 1.5 लाख रुपए महंगी हो चुकी है मेरे लेने के बाद। अच्छा, आपने कब ली थी ये गाड़ी? मैंने ली थी अप्रैल में। अच्छा, तब से 1.5 लाख रुपए प्राइस हाइक हो गया। 2 बार प्राइस बढ़ चुका है, एक बार 70-72 हजार बढ़ा था और एक बार कुछ आई थिंक 30-40-50 के राउंड बढ़ा था जो मुझे याद है। उसके 6,000 जरूर कम किया, मगर उसमें फीचर भी काटे हैं। हाँ वो मैं बता चुका हूँ इनको वीडियो में अपनी। पहले तो एक छोटी सी राइड मैंने आपको गाड़ी की दिखाई, थोड़ा सा फील कराया कि कैसी गाड़ी है, कैसा टर्निंग रेडियस है, लेकिन उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ पॉइंट्स हैं जो बीइंग अ महिंद्रा ऑनर ये शेयर करेंगे, और इससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि महिंद्रा आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये कि आपने ये कार परचेज कहाँ से की थी? ये परचेज मैंने लखनऊ से की थी और मैंने लखनऊ में जैसे मैं गया था, लखनऊ से लेते ही मुझे तुरंत दिल्ली जाना पड़ गया था। ओके। तो दिल्ली से आया तो तुरंत लखनऊ में आके पहली सर्विस हो गई। तो पहली सर्विस में ज्यादा कुछ होता नहीं है, धुलाई पुछाई होती है, गाड़ी का बेसिक चेकअप होता है, तो वो अच्छा था। उसके बाद मैं इसको लेके गया बैंगलोर। और जब मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, जब मैं यहाँ से दिल्ली लेके गया था, हाईवेज इतने अच्छे हैं कि आउट ऑफ 550 किलोमीटर मैंने गाड़ी सिर्फ 50 किलोमीटर चलाई, बाकी गाड़ी ने एडास ने अपने आप को चलाया। हाँ, मैं बहुत ही क्यूरियस कॉशियस होकर चला रहा था गाड़ी, बट मतलब ऐसा नहीं था कि जो है मुझे मतलब वहाँ पे एडास के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लूज हुआ। करेक्ट, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि बहुत तेज चला रहे थे उस समय, तो हम बिल्कुल, क्योंकि नई गाड़ी होती है तो हर इंसान आराम से ही चलाता है, तो मैं भी 100 के अंदर ही था और मुझे माइलेज उस समय 18 का आया। उस टाइम 18 का माइलेज दिया।
तो उसके पास आफ्टर सेल सर्विस ओवरऑल कैसा लगा आपको महिंद्रा का? आफ्टर सेल्स अगर देखा जाए तो जब मैं बैंगलोर गया तो मेरे संग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा। तो पहले तो जैसे मैं बैंगलोर जा रहा था यहाँ से, तो रास्ते में एक मिस अलाइनमेंट खराब हो गया था, गाड़ी लेफ्ट में भागने लगी। ओके। तब उस समय था कि मेरा एडास पे कंट्रोल लूज हुआ, क्योंकि गाड़ी बार बार अपने आप को सीधा करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक तरफ भागी जा रही थी। तो फिर उस समय फिर मैं उसके अंदर बैंगलोर गया, तो बैंगलोर में जाके मैंने अलाइनमेंट कराया, तो गाड़ी उसके बाद ठीक हो गई। बट जब मैं सेकंड सर्विस के लिए जाने लगा, उससे पहले मेरे को छोटी मोटी दिक्कतें आ रही थी। मेरी गाड़ी एक बार थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरी गाड़ी का, तो जब मैं अपने दोस्तों के संग घूमने गया था, तो उसके बाद जब मैंने गाड़ी दी अपनी वहाँ पे, तो उस समय मेरा एक्सपीरियंस एक तो बहुत खराब रहा, जो कि पेंट क्वालिटी थी बहुत ही खराब थी उनकी। ओके। जो मेरे अगर मैं आपको दिखाना हाँ चाहूँ, बिल्कुल आई। मेरे ये दो पैनल खराब हो गए थे। कौन से? एक तो ड्राइवर साइड वाला और ये फ्रंट वाला। अच्छा, पैनल, क्वार्टर पैनल। ये दोनों पैनल काफी खराब, मतलब कि अच्छी खासी चोट आ गई थी। बाइक जो है इस पे गिर गई। ये दोनों आपके रिपेंट हुए जी। पर लग तो नहीं रहे अभी? क्योंकि इसके ऊपर पीपीएफ डलवा दी। अच्छा ओके। अगर मैं पीपीएफ ना डलवाता तो आपको समझ में आएगा कि पेंट क्वालिटी बहुत खराब है। ओके। मतलब जब उस समय की थी, तो मेरे को दोबारा जाके करवाना पड़ा। इस एरिया में उन्होंने सही से पेंट नहीं किया था, तो मैंने दोबारा जाके पेंट कराया गाड़ी। अच्छा, उसके लिए आपको कंप्लेन रेज करनी होगी? कंप्लेंट रेज करनी पड़ी। उसके बाद फिर एक रिकॉल भी आया मुझे महिंद्रा से कि इनको एक टॉर्क रॉड या कुछ बदलने था। तो मैं एक बार गया, मैंने उस पे आपका विद्यु हमेशा में एक एप्लीकेशन है आपकी, जिसमें मैंने बुक किया। उसके बाद मैं गया, उनसे पूछा कॉल करके कि मैं आ जाऊं, बोले हाँ आ जाइए। मैं वहाँ गया तो वहाँ जाके बोलते हमारे पास पार्टी नहीं है, तो आप हमें पहले बता देते थे कि हम नहीं आते। तो फिर इस बात पे मैंने एस्केलेट किया, तो फिर उस सर्विस सेंटर वालों ने सही से जवाब नहीं दिया। फिर मैं थर्ड सर्विस सेंटर पे जाके वो टॉर्क रॉड बदलवा के आया। अच्छा, वहाँ पर जाके चेंज? तीसरी जगह पे जाके। ये कौन सी डीलरशिप थी जहाँ इतना बैड एक्सपीरियंस रहा? ये बैंगलोर की एक है शिरीष ऑटो करके, जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा। शिरीष ऑटो। तो उसके बाद फिर मैं जब बैंगलोर में मुझे प्रॉब्लम हुई, तो उसके बाद मैं दूसरी जगह गया, तो उन्होंने मेरा, और फिर एक बार मैंने एप्पल कारप्ले जब आया था, तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट मांगा, तो उन्होंने मुझे 4 दिन बाद का अपॉइंटमेंट दिया। अच्छा। हाँ। फिर मैं किसी और थर्ड डीलरशिप पे जाके, उसने मेरा 1.5 घंटे में एप्पल कारप्ले डाल दिया। जब वहाँ मतलब जब दो डीलरशिप है ना, जैसे मतलब हाँ। एक आपकी शिरीष ऑटो, एक आपकी ए ऑटो, एक है आपकी, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, मगर बैंगलोर में। हाँ, बैंगलोर तो में दूसरी जगह मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहा। उसकी जगह उन्होंने फट से मेरा जो है तुरंत रिप्लेस करके अपग्रेड करके एप्पल कारप्ले डाल। तो ये गलत चीज है। शिरीष ऑटो के लिए मैसेज है कि अगर ऐसा बैड एक्सपीरियंस आप कस्टमर को दे रहे हो, तो आप महिंद्रा की ब्रांड वैल्यू खराब कर रहे हो। और उसके बाद अब जब मैं उसके बाद दूसरी सर्विस के लिए शिरीष ऑटो गया ना, तो उन्होंने मतलब एक तो जो सर्विस इंचार्ज थे या जो सर्विस देख रहे थे, सर्विस एजेंट मैं कहूँगा, वो मतलब क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट पहले एस्केलेट कर दिया था, तो उन्होंने मुझे सही से ट्रीट नहीं किया। सेकेंड सर्विस के लिए एक तो 2 ही 3 प्रॉब्लम थी। एक तो सर्विस थी, एक आपका जो सस्पेंशन का मैंने पहले बताया वो चेंज होना था। उसके लिए उसने मुझसे 3 दिन मांगे। अच्छा। हाँ, मैंने उसको बोला ठीक है, तुम 3 दिन ले रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। नहीं सर, हमें 3 दिन लगेंगे, हम लेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम भी नहीं बताया? कुछ नहीं। हाँ, क्या हमारे आपको 4 व्हील की रीटॉर्किंग होनी है, ये मुझे वो लगा कि जो है मुझसे खुंदस निकाल रहा था, या मुझसे अपनी कहता ना कि एक बदला ले रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम 3 दिन बाद दो व्हीकल। 3 दिन बाद गया, जब मैं व्हीकल लेने, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप मीटिंग थी, मुझे वहां जाना था। मैं वहां गया, तो फिर तीसरे दिन भी वहां पे पता चला कि जो इनका दूसरे, जहां इन्होंने मुझे दूसरी डीलरशिप पे अपनी ही भेजा था, दूसरे सर्विस सेंटर, उन्होंने टॉर्क रॉड रिप्लेस ही नहीं किया था। अरे, रिप्लेस हुआ जाके थर्ड टाइम जाके, जब मैंने सेकंड सर्विस के लिए गाड़ी दी, तो इन्होंने मेरा बेवकूफ भी बहुत बनाया। कोई कंप्लेन वगैरह नहीं डाली? मैंने कंप्लेन जो है इनके साउथ हेड को, जो भी इनका कस्टमर केयर वगैरह होता है, सबको मैंने मेल डाला। मैक्सिमम उन्होंने यही कहा कि हम आपको डीलरशिप के वीपी का नंबर दे रहे हैं, आप अगली बार जब हो तो प्रॉब्लम आप देख लीजिएगा। कोई एस्केलेशन नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर इवेंचुअली यही हुआ कि भाई, और उसके बाद भी मैंने 3 चीजें ही बोली थी ना, एक अलाइनमेंट, एक शॉकर वाला इशू या सस्पेंशन वाला इशू, एक सर्विस। अलाइनमेंट उसके बाद भी ठीक नहीं। फिर उसके बाद मैं अलाइनमेंट ऑल द वे लखनऊ लेके आया गाड़ी। उसके बाद मैं लखनऊ आके अलाइनमेंट ठीक कराया, क्योंकि लखनऊ में जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी, उनका सर्विस काफी अच्छा। तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? वो उन्होंने सॉल्व करी। उन्होंने मतलब 2 बार गाड़ी बुलाई, उन्होंने अच्छे से चेक किया, उन्होंने अपना पूरे सॉफ्टवेयर पहले अलाइनमेंट किया, दूसरी बार भी अलाइनमेंट में हल्का फुल्का इशू था, तो उन्होंने बुला के अपने सॉफ्टवेयर से उसको रीअलाइन कराया, और उसके बाद वो गाड़ी चलने लगी। लगभग उन्होंने 20 किलोमीटर का टेस्ट ड्राइव ली थी मेरे साथ, जस्ट टू मेक श्योर कि जो है कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बात में मैं जो अपनी लखनऊ की डीलरशिप है, ए ऑटो मूवर्स, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, उसको आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे। बट वही है कि हर तरीके के लोग होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे महिंद्रा की तरफ से आपको पूरा एक्सपीरियंस एक ही जैसा होना चाहिए। आप किसी भी डीलरशिप में चले जाओ,
किसी भी डीलरशिप में चले, वेदर इट्स लखनऊ, वेदर इट इज बैंगलोर, हैदराबाद, आपको हर जगह सेम तरीके का एक्सपीरियंस। हाँ, करेक्ट। चलिए, बातों बातों में आपने सारी चीजें बहुत अच्छी तरह हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन किया, पर एक चीज नहीं बताया। ये तो आपने बता दिया गाड़ी 1.5 लाख महंगी होगी, आपको कितने की पड़ी थी उस टाइम, ये नहीं बताया। ये मुझे लगभग 26 लाख के अराउंड पड़ी थी। 26 लाख सम थाउजेंड। अच्छा। अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। और उसके बाद मैंने उस पे लाख रुपए का पीपीएफ करवा दिया था ऑलमोस्ट। तो लगभग मुझे जो आपने सेव किया है ना, वो आपने एक्स्ट्रा लगाया थे। तो मैंने मोटा मोटी मेरा 27 के अराउंड मुझे गाड़ी उस समय पड़ी थी। अभी आई थिंक आप लखनऊ मिलोगे तो 28 साढ़े 28 के बीच। हाँ, ऐसी ही होनी चाहिए। करेक्ट। तो भैया ये आप देख सकते हो, वैसे मैंने टर्निंग रेडियस दिखा था, प्रॉपर बाहर से भी शूट करके दिखाता हूँ क्योंकि शार्प टर्न है। आप देखेंगे तो हम इसको टर्न ले रहे हैं, ये देखिए टर्निंग रेडियस भी गाड़ी का ठीक है, क्वाइट गुड। ठीक है, तो जो हम लोग चेंजेस की बात कर रहे थे, इन्होंने एक और बड़ी यूनिक सी चीज चेंज कराई है इसमें, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं क्या भाई साहब भी दिखाएंगे क्या इसमें? आप कुछ बूट का बता रहे थे चेंज हुआ है। देखिए, मैंने इसको पूरा एक तरीके से अच्छा फ्लैट बना दिया है। ओके। जैसे अगर आप देखना चाहें तो पहले तो एक कमी ये है कि थर्ड लेन में महिंद्रा ने लाइट नहीं दी है, तो ये एक कमी और है। ये भी कमी देखिए आ गई सामने। अगर ये आप इसमें गद्दा बिछा दीजिए तो आपके लिए पूरा फ्लैट बेड हो जाता है। ओके। अब बहुत स्पेस से बंदा सो सकता है आराम से। क्योंकि मेरे पास डॉग है तो मुझे काफी कवर करके भी रखना पड़ता है, बट आइए आप एक पूरा फ्लैट बेड बना के इंसान दो लोग आराम से एडल्ट सो सकते हैं चालू करके। हाँ, सो सकते हैं, नो डाउट। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये भी। तो भैया ये रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल ऑनरशिप एक्सपीरियंस इवन XUV 700 का। और मैं तो बल्कि XUV 700 नहीं बोलूंगा, मैं तो कहूंगा ओवरऑल एक्सपीरियंस इन्होंने महिंद्रा का ही शेयर कर दिया। इन्होंने जो बताई वो सारी चीजें ओवरऑल महिंद्रा के बारे में बताई, और मैं बड़े दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इन्होंने अपना टाइम दिया, अपनी गाड़ी दी और अपना ड्राइव, अपना ऑनरशिप एक्सपीरियंस मेरे साथ और आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो धड़ाधड़ लाइक और शेयर करना है। और इससे भी ज्यादा जबरदस्त वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।